वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीओर एकेडमी में। हम लोग झारखंड का जो भूगोल पढ़ रहे थे, हम लोग दो चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसी क्रम में हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, झारखंड का धरातलीय स्वरूप। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारी बातों को मैं व्याख्या सहित आपको बताऊंगा ताकि आपको एक भी प्रश्न करने में असुविधा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारे चैनल पर आप सभी लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर करें। दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं झारखंड के एग्ज़ाम के लिए, उसको भी ज़रूर ये नोटिफिकेशन भेजें ताकि वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप, ठीक है। हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। तो हम लोग आज जो है धरातलीय स्वरूप आज यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। धरातलीय स्वरूप का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी है झारखंड का जो फिजिकल जो है धरातलीय जो है धरातल, वो किस प्रकार से यहाँ पे कौन सा पाठ क्षेत्र पाया जाता है, जो पठार है वो किस तरह मतलब यहाँ पे बिहेव करती है, और भी बहुत सारे राजमहल की पहाड़ियाँ हो गया, फिर हजारीबाग का निचला पठार हो गया, और फिर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका कि झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है उसका विस्तार भारत के किस भाग में है। तो देखिए एक चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपका साउथ। तो आप सभी लोग जानते हैं छोटा नागपुर पठार जो है आपका यहाँ पे स्थित है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व भाग, ठीक है, उत्तर पूर्व भाग में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है। तो चलिए आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभी डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको जो बेसिक जानकारी उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि झारखंड कथन दिया हुआ झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा अत्यंत कम पाई जाती है, ठीक है। कारण क्या है कि झारखंड में पठारों की ढाल अधिक है। तो इसमें देखिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि झारखंड में जो है वो भूमिगत जल, ठीक है, जो अंदर की जल है वो उसका परसेंटेज बहुत ही कम है, ठीक है, यानी कि लो है। इसलिए क्या है, क्यों लो क्यों है, क्योंकि झारखंड में जो पठार है वो ढाल इस तरह ढाल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भूमिगत जल कम पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन तथा कारण दोनों सही है, तथा कथन जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये थोड़ा सा आपका जो है लैंग्वेज के रूप में दिया गया था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न से हम लोग फिर बेहतर रूप से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आया था झारखंड का जो छोटा नागपुर का जो पठार है उसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो छोटा नागपुर जो पठार है उसकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो ऊंचाई यहाँ पे हो जाता है आपका 760 मीटर, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे जो है कि जो ये पठार है छोटा नागपुर पठार, उसका लोकेशन आपको बता दिए कि उत्तर पूर्व इसका लोकेशन है, ठीक है। लोकेशन क्या है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 760 मीटर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी क्या है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी। तो उसके बाद आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, इसे आपका जो है उसे सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सम्मेद शिखर। एक एक पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा, बताऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है तो इसका ऊंचाई होता है 1365 मीटर, ठीक है। यदि फीट में पूछ लिया जाता है तो 4478 फीट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो झारखंड की सर्वोच्च चोटी समेत शिखर पारसनाथ की पहाड़ी है वो कहाँ पे अवस्थित है। तो ये झारखंड जो हजारीबाग का जो निचला पठार है, हजारीबाग का निचला पठार में ये पाया जाता है, ठीक है।
और यही निचला पठार में गिरिडीह जिला अवस्थित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक चीज़ और आपको नोट करके रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे इस पारसनाथ की पहाड़ी में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया है। ठीक है, तो और इसी के कारण से इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ की पहाड़ी पड़ा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और यह हजारीबाग की निचली पठार में अवस्थित है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं ये कि पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। ये मैंने आपको बता दिया। एक बार और बता देते हैं पारसनाथ पहाड़ी के बारे में। इसकी जो है इसकी ऊंचाई 1365 मीटर, और फीट में पूछा जाए तो आपका ये 4478 फीट है। उसके बाद ये हजारीबाग का निचला पठार में अवस्थित है। और उसके बाद यदि पूछा जाए तो ये किस चट्टान से यदि इसका निर्मित हुआ है तो ये आपका मीसोग्रेनाइस, ठीक है, मीसोग्रेनाइस चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो हमें ज़रूर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद इसमें फिर पूछा जाए तो इसका जो है हजारीबाग का निचली पठार से इसका निचली पठार में यह अवस्थित है। तो अगला प्रश्न फिर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो हमने बता दिया आपको कि कितना है मीटर में, 1365 मीटर, और यदि फीट में पूछा जाए तो 4478 फीट। ठीक है, फीट में होगा ये। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो मैंने आपको बताया है 4478 फीट। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा 4478 फीट। मीटर में पूछा जाएगा तो 1365 मीटर। अगला प्रश्न चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं पाठ क्षेत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये पाठ क्षेत्र क्या होता है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो है पाठ क्षेत्र, यह जो है इसे पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पाठ क्षेत्र है वो पश्चिम में है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी पठार कहा जाता है। उसके बाद पाठ शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा समतल जमीन। ठीक है, पाठ क्षेत्र क्या होता है? पाठ क्षेत्र जो पठारी क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है उसे हम पाठ क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, और यदि इसका विस्तार पूछा जाए तो इसका विस्तार जो है रांची से लेकर पलामू तक इसका विस्तार है। ठीक है, जब हम मैप में आपको बताएंगे तो पूरी बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि देखिए ये एक डायग्राम बनाना है आपको। ये पाठ क्षेत्र का जो ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं टाँड़। ठीक है, टाँड़, और जो ये नीचे का क्षेत्र है उसे हम कहते हैं दौन। ये समझ में आ गया। और यदि पाठ क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा 900 मीटर। ठीक है, और फीट में पूछा जाए तो ये 3000 फीट आप लमसम में आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये होता है समतल जमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के पाठ की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की होती है? तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे भूल गया बताने के लिए, जो झारखंड के पाठ क्षेत्र की जो आकृति होती है वो मैंने अभी आपको बताया था इस तरह डायग्राम बना के ना। तो ये आपका त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुजाकार। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आपको कि जो ऊपरी जो क्षेत्र होता है पाठ क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? टाँड़ बोलते हैं। ठीक है, निचली क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? दौन बोलते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर। ठीक है, 900। ठीक है, 900 मीटर, और यदि आपका फीट में पूछा जाए तो 3000 फीट आप बता सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आकृति क्या होती है? तो ये त्रिभुजाकार होती है। और उसके बाद यदि फिर आपको पूछ दिया जाए कि इसका जो विस्तार है वो रांची से लेकर आपका पलामू तक स्थित है। ठीक है, और पाठ क्षेत्र को हम लोग पश्चिमी पठार भी कहते हैं।
ठीक है, पश्चिमी पठार, क्योंकि यह पश्चिम में अवस्थित है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में हो गया। उसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे, अभी जो तीन सबसे बड़े तीन जो पार्ट पाए जाते हैं झारखंड में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो ये हम पाट इस तरह बनाए थे, तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है उसको हम कहते हैं टाण, और नीचे के क्षेत्र है उसे हम कहते हैं दोन। ठीक है, थोड़ा भी हैंड राइटिंग नहीं बैठ रहा क्योंकि ये जो आपका राइटिंग टैब जो है उसमें अभी एक्सपीरियंस नहीं लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा सा हैंड राइटिंग नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो चलिए पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? टाण कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये अच्छा हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका पाट था, तो ये निचली क्षेत्र को हम कहते हैं दोन, और ऊपरी क्षेत्र को हम कहते हैं टाण। समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर, और फीट में पूछा जाए तो 3000 फीट। ठीक है, इसे इसका जो है विस्तार कहाँ से है? रांची से पलामू तक। ठीक है, रांची से पलामू तक इसका है। और ये पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग, यदि पठारी क्षेत्र में पूछा जाए कि झारखंड के पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंचा भूभाग क्या है, तो पाट क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अभी हम तीन पाट क्षेत्र के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यह आपका हो जाएगा नेतरहाट पाट, एक हो जाएगा आपका गणेशपुर पाट, एक हो जाएगा आपका जनीरा पाट। ये तीनों अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो मैंने आपको बता चुका है दोस्तों, 900 मीटर आपका औसत ऊंचाई हो जाता है, और यदि फीट में पूछा जाए तो 3000 फीट आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपका ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ? 900 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड में कौन सा इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा, झारखंड में तीन सबसे ऊंचे पाट पाए जाते हैं। पहला है आपका नेतरहाट पाट, दूसरा है आपका गणेशपुर पाट, और तीसरा है आपका जनीरा पाट। ठीक है, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ और इसकी ऊंचाई को मैं आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, तो नेतरहाट पाट की बात की जाए तो इसका ऊंचाई 1180 मीटर है, ये आपको नोट करके ही रखना है। ठीक है, उसके बाद गणेशपुर पाट की बात की आ जाए तो 1171 मीटर, और जनीरा पाट की बात आ जाता है तो इसका राइट यहाँ पे हो जाएगा 1142 मीटर। ठीक है, नेतरहाट पाट सबसे ऊंचा पाट। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। दूसरा सबसे ऊंचा पाट गणेशपुर पाट, इसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। और तीसरा सबसे ऊंचा पाट 1142 मीटर, जिसे जनीरा पाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जा रहा था? यहाँ पे पूछा रहा था झारखंड का राज्य का सबसे ऊंचा पाट क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नेतरहाट का पाट। इसकी ऊंचाई कितना? 1180 मीटर। ठीक है, जनीरा पाट की गणेशपुर की पाट की ऊंचाई 1171 मीटर, जनीरा पाट की 1142 मीटर। ये दो तीन बार आप बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्या है? तो मैंने आपको अभी अभी लिखाया है कि झारखंड की सबसे ऊंची जो पाट है वो है आपका नेतरहाट पाट। इसकी ऊंचाई कितना है? 1180 मीटर। दूसरा सबसे ऊंचा पाट मैंने बताया आपको गणेशपुर पाट 1171 मीटर, और तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पाट बताया था 1142 मीटर। इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे छोटा पाट कौन है, मतलब सबसे नीचा पाट, तो आपका जनीरा पाट हो जाएगा। दूसरा सबसे ऊंचा पाट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गणेशपुर पाट। ठीक है, आपको ध्यान में आ गया होगा। सबसे ऊंचा पाट नेतरहाट पाट, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर। दूसरा सबसे बड़ा पाट 1171 मीटर गणेशपुर पाट, और तीसरा पाट क्या है? जनीरा पाट 1142 मीटर। ये जो है ऊंचाई जो है मीटर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और यदि इसको आप याद रखना चाहते हैं, नेतरहाट पाट की जो ऊंचाई है फीट में, तो 3871 फीट। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो दो पहाड़ी आपको याद रखना है। दो पहाड़ी में आपको, एक पहला है सानू पहाड़ी, ठीक है,
और दूसरा है आपको सारू की पहाड़ी, सारू पहाड़ी। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। तो झारखंड की कौन सी पहाड़ी है, तो ये आपका सानो पहाड़ी भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी, और आपका सारू की पहाड़ी भी हो जाएगा, जो पाठ क्षेत्र से संबंधित है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पाठ क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है। तो आगे मैं डिस्कस कर देता हूँ। पहला मैंने डिस्कस किया कि यह जो है पाठ क्षेत्र पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर यदि पठारी क्षेत्र में पूछा जाए तो सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र है। दूसरा है कि यह पश्चिमी पठार के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, रांची से पलामू तक, रांची से पलामू तक। दूसरा मैंने बताया कि इसका औसत ऊंचाई कितना है, इसका औसत ऊंचाई 900 मीटर, और यदि फीट में पूछा जाए तो 3000 फीट, मतलब ये लगभग, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि इसकी जो आकृति होती है टाँड़ की, वो त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया कि जो इसका जो ऊपरी भाग जो है उसे हम टाँड़ कहते हैं, और निचली भाग को हम लोग दौन कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पाठ क्षेत्र की दो पहाड़ियाँ हैं, सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि नदी जो पाठ क्षेत्र से जो नदी निकलती है वो दो नदियाँ निकलती है, एक शंख नदी निकलती है और एक निकलती है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी, ये भी आपको नोट करके ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ इसका तो राइट आंसर हो जाएगा शंख नदी, जो पाठ क्षेत्र से नदी निकलती है वो शंख नदी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बताया कि झारखंड में जो पाठ क्षेत्र है वो 3 पाठ हैं। सबसे ऊंचा पाठ जो है नेतरहाट का पाठ है। नेतरहाट का पाठ, उसकी ऊंचाई 1180 मीटर थी। दूसरा आपका था गणेशपुर पाठ, इसकी ऊंचाई 1171 मीटर था। तीसरा मैंने आपको बताया जनेरा पाठ, ठीक है, जनेरा पाठ, उसकी ऊंचाई 1142 मीटर थी, ठीक है। ये तीनों इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है पाठ क्षेत्र से, ठीक है। और नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 नदियाँ इससे निकलती है, एक निकलती है शंख नदी और एक निकलती है उत्तरी कोयल नदी। ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तरी कोयल नदी। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है पाठ क्षेत्र से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और आपको रिपीट करा देंगे ताकि सब चीज़ आपको याद हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, रांची पठार की बात आ जाती है, ठीक है। रांची पठार की बात आ जाती है तो इसमें आपको ध्यान क्या क्या रखना है सो पहले बता देते हैं, ठीक है। रांची पठार के बारे में सबसे पहले इसकी आकृति पूछी जाएगी, तो आकृति हो जाएगा आपका चौकोर, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको पूछा जाएगा इससे रांची पठार से कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो 600 मीटर, ठीक है। तीसरा चीज़ से पूछा जाएगा कि इसमें जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग क्या है, सबसे बड़ा पठारी भाग क्या है, तो आपका रांची का जो पठार है सबसे बड़ा पठारी भाग, ठीक है। तो ये आपका रांची पठार हो जाएगा। 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है इसमें कौन कौन सी जलप्रपात आ जाती है, तो इसमें जलप्रपात जो आता है बहुत सारे जलप्रपात, जैसे कि बूढ़ा घाघ, ठीक है, लोधा घाघ इसी को बोलते हैं, ठीक है, हुंडरू दसम जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और गौतम धारा जलप्रपात, ये सभी रांची के पठार से निकलती है, ठीक है। बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ एक ही नाम है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। रांची पठार के बारे में आपको पूछा गया रांची पठार की आकृति कैसी है, तो ये आपका चौकोर होता है। क्या होता है, चौकोर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। अगला पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, बूढ़ा घाघ, इसी को बोला जाता है लोधा घाघ, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है जौनहा, उसके बाद आ जाता है गौतम धारा, उसके बाद आता है दसम। ये सारे जो जलप्रपात है वो रांची के पठार से निकलती है। तो यहाँ जोन्हा भी है, हुंडरू भी है, दसम भी है ना, और
यानी कि ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, जोन्हा, हुंडरू, दसम, लोधाघाट, बूढ़ाघाट एक ही नाम है। उसके बाद गौतम धारा आपको याद रखना है। रांची के पठार से मैंने आपको क्या बताया कि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर है। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इसमें कौन कौन से जलप्रपात पाए जाती है, तो ये आपका बूढ़ाघाट, लोधाघाट, जोन्हा, गौतम धारा, दसम, हुंडरू, ये सब सारी जो जलप्रपात है रांची के पठार से ही निकलती है। अगला प्रश्न है, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो पहला है, इस पठार का निर्माण रांची के पठार के समानांतर हुआ है। बिल्कुल हुआ है। देखिए, सब जो निचली पठार है उसमें तो पारसनाथ की पहाड़ी पाई जाती है, और जो ऊपरी पठार है, ठीक है, उस रांची के समानांतर हुआ है। ठीक है, उसका निर्माण तो, और उसके बाद दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल से रांची पठार से पृथक हो गया था। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 2000 मीटर। ये गलत है, ये 2000 मीटर नहीं है, ये 600 मीटर है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निचला हजारीबाग पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, इस पठार की अवस्थिति हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में है। बिल्कुल है। गिरिडीह का पठार इसी निचले हजारीबाग पठार क्षेत्र में अवस्थित है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि पारसनाथ की जो पहाड़ी है, पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो इसी निचली हजारीबाग पठार में अवस्थित है। इस पठार को बाह्य पठार भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। अब देखिए, एक चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हमने पहले पढ़ा ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार फिर पढ़ रहे हैं। तो निचली हजारीबाग पठार से जितने संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बात है कि यह जो जिला है हजारीबाग जिला के उत्तरी भाग में विस्तृत जो है झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। यदि आपको सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा जाता था तो वो होता था सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र, तो वो था रांची का क्षेत्र, रांची पठार। सबसे निम्नतम पूछा जाए, निम्नतम सबसे निम्नतम, तो हो जाएगा मतलब निचला हजारीबाग पठार, जहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है। उसके बाद इसको जो है छोटा नागपुर जो का बाहरी पठार है, ये छोटा नागपुर के बाहरी से में बसा हुआ है ना, तो इसे हम बाह्य पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये बाह्य पठार, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उत्तरी छोटा नागपुर का जो है बाहरी हिस्से में अवस्थित है, इसलिए हम बाह्य पठार भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि इस निचला हजारीबाग पठार की बात की जाए तो समुद्र तल से दूरी 450 मीटर है। ठीक है, और इसी निचली हजारीबाग पठार में एक बराकर नदी की घाटी पाई जाती है जो गिरिडीह जिला में है, बराकर नदी घाटी। तो इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ें निचला हजारीबाग पठार। उसके बाद इसी पठार में जो है पारसनाथ की पहाड़ी अवस्थित है, और पारसनाथ की पहाड़ी कौन सी चट्टान से बना है, तो पायरोक्सी ग्रेनाइट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, पायरोक्सी ग्रेनाइट जो अत्यंत कठोर होती है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है। तो मैंने अभी बताया आपको ये बराकर नदी घाटी से है, और इसी बराकर नदी में जो है आपका यहाँ पे पठारी क्षेत्र जो है ये आपका बराकर नदी घाटी के नाम से जाना जाता है, जो पारसनाथ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और इसी के निकट पारसनाथ पहाड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी की बात की जा रही है। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर या फिर 4478 फीट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट स्थित है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये बराकर नदी घाटी के निकट स्थित है। ठीक है, बराकर नदी घाटी ये आपका हजारीबाग का निचली पठार के निकट है। ठीक है, हजारीबाग के निचली पठार से निकट स्थित है। अगला प्रश्न, अभी मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, उसके लिए आप
टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है कि झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो निचली हजारीबाग का जो पठार है वह आपका पारसनाथ पहाड़ी है, इसी में बसा हुआ है हजारीबाग का निचला पठारी क्षेत्र में। तो यह जो बना हुआ है वो पायरोक्सी ग्रेनाइट, एक सेकंड, पायरोक्सी ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोक्सी ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे आता है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के बारे में हम पहले विस्तार से डिस्कस करते हैं कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र किस जगह पे है। पहले यहाँ पे आप एक यहाँ पे जो है और यहाँ पे एक मैप बना लीजिए, दो चीज़ काम करके रखिए। ठीक है, सबसे पहले बात है कि यह जो है मैदानी क्षेत्रों से, यह जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है। ठीक है, ये जो राजमहल की पहाड़ी है, यह राजमहल की पहाड़ी जो है कैमूर पहाड़ी जो बिहार में स्थित है वहाँ तक विस्तृत है। ये राजमहल की पहाड़ी जो है बिहार के कैमूर पहाड़ी तक इसका जो है विस्तृत है, कैमूर पहाड़ी तक विस्तार। यानी कि जो देखिए ये आपका नॉर्थ साइड जो पड़ता है यहाँ से, जो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र जो पूर्वी में है वहाँ उधर बिहार का जो टच होता है एरिया, तो वहाँ पे बिहार का जो कैमूर पहाड़ी है वहाँ तक इस राजमहल पहाड़ी का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो राजमहल पहाड़ी का विस्तार है वो आपको ध्यान में रखना है। इसका विस्तार झारखंड के किस किस जिलों से है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन रूप से आप समझिए। ये आपका संथाल परगना का जो जिला है, जैसे दुमका, पहला नोट करना है, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और आपका साहेबगंज। ये आपका 5 जिला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। मैं रिपीट करता हूँ, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। ठीक है, इसमें आपको पूछ देगा, इसमें से 3 को देगा जिला और 1 दे देगा। जैसे आपका हो गया हजारीबाग, हो गया आपका लातेहार दे देगा, तो पूछेगा कि किस क्षेत्र में कौन इसमें है जिसमें राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज। दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो इसका जो राजमहल पहाड़ी का विस्तार वो 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, विस्तार 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इसका जो ऊपरी जो नुकीला जो भाग होता है, नुकीला भाग उसको क्या कहते हैं, और एक जो होता है गुंबद टाइप का उसकी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपरी भाग को कहते हैं टोंगरी। ठीक है, और जो गुंबद नुमा भाग होता है उसे कहते हैं डोंगरी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इतना आपको सब चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके यदि दक्षिण में पूछा जाए तो अजय नदी। ठीक है, अजय नदी आपको मुंगेर बिहार से निकलती वो नदी पाई जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा है राजमहल पहाड़ी का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका देखिए दुमका में आपका तो है, साहिबगंज में भी है, देवघर में भी है। ठीक है, आपका कौन नहीं दिया है, नीचे देखते हैं, कोडरमा आपका जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर। इसमें आपका राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है। तो कलर चेंज करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2000 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विस्तार इसका पूछा जा रहा है, तो 2000 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए वही प्रश्न पूछा गया जो मैंने आपको भी बताया था, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये नुकीली पहाड़ियाँ है इसकी ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था टोंगरी,
और एक एक गुंबदनुमा होता है इस तरह, उसको बोलते हैं डोंगरी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंगरी। ठीक है। और जो आपका पाठ क्षेत्र होता था, पाठ क्षेत्र में जो गुंबद ऊपर की जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते थे, पाठ क्षेत्र में, तो इसे कहते थे ऊपर का टाण और नीचे को कहते थे दोन। ठीक है। अगला प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बताया गुंबदनुमा को कहते हैं डोंगरी, और जो नुकीली पहाड़ियाँ होती है उसे कहते हैं हम टोंगरी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंगरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला और लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है, और एक बार मैं 2 मिनट में आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो चाईबासा का जो मैदानी क्षेत्र है वो कोल्हान पहाड़ी, जैसे कि ये आपका मैप हो गया, इधर यहाँ पे आपका चाईबासा के मैदान पाया जाता है। और चाईबासा का मैदान के बारे में एक चीज़ आपको नोट करके रखना है कि इसमें जो है सबसे कम वर्षा होती है। चाईबासा के मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। और यह जो क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि नीचे का जो है पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के मध्य में भाग, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम, ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, और यहाँ पे आपका है चाईबासा का मैदानी क्षेत्र। ठीक है। और इसके उत्तर में, चाईबासा के उत्तर में दालमा श्रेणी भी अवस्थित है। ठीक है, दालमा श्रेणी। और ये जो है आपका, ये पता है कि ये जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, ये आपका है कोल्हान क्षेत्र। तो हम इसे बोलेंगे कोल्हान पहाड़ी क्षेत्र, है ना। कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है, यानी कि सारा का सारा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है, ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको सारा कुछ बता चुके हैं दोस्तों। अब जो है मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएं कि जो उत्तरी छोटा नागपुर जो है छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, 760 मीटर। छोटा नागपुर पठार की बात की जाए, छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर। उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि पाट क्षेत्र हम लोग पढ़े। पाट क्षेत्र का अर्थ होता है समतल जमीन। समतल जमीन यह जो है पाट क्षेत्र वो झारखंड के पारसनाथ के अतिरिक्त यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, भाग पूछा जमीन से पाट क्षेत्र में। तो उसके बाद पाट क्षेत्र की जो आकृति हो त्रिभुजाकार होती है, और इसका जो है ऊपरी भाग को टाण और निचले भाग को दोन कहते हैं। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो पाट क्षेत्र की होती है वो 900 मीटर, और फीट में पूछा है तो 3000 फीट। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट, पहला है नेतरहाट पाट 1180 मीटर, दूसरा है आपका गणेशपुर पाट 1171 मीटर, तीसरा है आपका जनेरा पाट 1142 मीटर। उसके बाद पाट क्षेत्र की 2 मुख्य पहाड़ी थी, सानू एवं सारऊ। ठीक है। उसके बाद उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी का जो उद्गम होता है वो पाट क्षेत्र से होता है। उसके बाद रांची का पठार के बारे में हम लोग पढ़ा। रांची पठार जो भारत का झारखंड का सबसे ऊंचा जो है सबसे बड़ा पठारी भाग है, और सबसे निम्नतम पठारी भाग पूछा जाए, निम्नतम ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्र तो निचला हजारीबाग का पठार हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस किया। राजमहल पहाड़ी के बारे में बात किया, ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इसका जो विस्तार है 2000 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद जो राजमहल पहाड़ी का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, बिहार के कैमूर पहाड़ी तक। इसका विस्तार जो राजमहल पहाड़ी का है देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज तक है। ठीक है। उसके बाद यदि पूछा जाए तो ये राजमहल पहाड़ी के जो ऊपरी जो नुकीली जो पहाड़ियाँ है उसको क्या बोला जाता है, तो टोंगरी बोला जाता है, और जो गुंबदनुमा होता है उसे हम डोंगरी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो आप ज़रूर एक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किन्हीं भी को यह PDF चाहिए वो PDF आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि सर हमें PDF चाहिए, मैं आपको PDF दे दूँगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो खोरठा का जो सिलेबस आ चुका है खोरठा का, उसमें क्या है कि छैहर और सौंध माटी, ये दोनों में से 4 कहानी पढ़नी है। ठीक है। 4 छैहर में पढ़ना, छैहर, बोनेकलोर, हमजियब कैसे, और आपका ये है क्या है बोलते हैं, एक और कहानी है। उसके बाद सौंध माटी में आपका है हुब। इस मैंने 8 कहानी, जो 20 कहानियाँ आपको पढ़नी थी उसमें से आपको मात्र आप 4
8 कहानी पढ़ना है, ठीक है। इस 8 कहानी को विस्तार पूर्वक आपको पढ़ाया जाएगा और पूरी खोरठा भी आपको बिल्कुल एकदम फ्री में ऑफकोर्स यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल। आज हो सकता है आपको छैहर का जो कहानी है उसका भी MCQ आपको मिल जाए एकदम बेहतरीन विस्तृत ढंग से, जिस प्रकार से आपको आज पढ़ाएं व्यवस्थित ढंग से हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में। धन्यवाद। आप इसी तरह मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अलविदा, फिर मिलते हैं आज नए सेशन में। धन्यवाद।